हेलो गाइस, हाउ आर यू। जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कोविड-19 के कारण अब हम स्टूडियो नहीं जा सकते और आपका करंट अफेयर का वीडियो मिस न हो, इसीलिए हमने घर पर ही करंट अफेयर का वीडियो बनाने का तय किया है। तो हमारा यह प्रयास आपको निश्चित तौर ही अच्छा लगेगा, मैं उम्मीद रखता हूं। और हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 23 अप्रैल के करंट अफेयर वीडियो को। तो क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में किस देश की एक पनडुब्बी समुद्र में डूब गई है? हाल ही में बिटकॉइन नामक करेंसी, डिजिटल करेंसी कौन लॉन्च करने जा रहा है? प्रतिवर्ष इंग्लिश लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 23 अप्रैल का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, प्रति वर्ष वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाया जाता है 23 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 23 अप्रैल, बोले तो इंग्लिश लैंग्वेज डे। और यह दिवस आखिरकार 23 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है ना। तो आप स्क्रीन पर देखिए कि 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि 23 अप्रैल 1616 को अंग्रेजी के प्रख्यात कवि और नाटककार विलियम शेक्सपियर, इमेज में आप देख सकते हैं, विलियम शेक्सपियर की मृत्यु हुई थी, जिसके कारण 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में चुना गया है। तो याद रखो, विलियम शेक्सपियर की याद में यह दिवस मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन 1616 को विलियम शेक्सपियर का निधन हुआ था। और जब यहां यूनाइटेड नेशंस की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उनसे जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रख लेना है कि यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस 5 है। अरबी भाषा, चीनी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। लेकिन आप याद रख लो कि ये पांचों जो महत्वपूर्ण लैंग्वेज है उनसे जुड़ा हुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखो, अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। और चीनी भाषा दिवस मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि यूनाइटेड नेशंस चाइनीज लैंग्वेजेस डे कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को। और फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च को। रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है 6 जून को। और स्पेनिश भाषा दिवस आज ही मनाया जा रहा है, यानी कि 23 अप्रैल को। तो आज 2 महत्वपूर्ण डे है, एक तो है इंग्लिश लैंग्वेज डे और दूसरा है स्पेनिश लैंग्वेज डे। क्लियर? और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बिटकॉइन, बिटकॉइन नहीं बिटकॉइन निम्न में से किस देश की नई डिजिटल मुद्रा होगी? बिटकॉइन दोस्तों ब्रिटेन देश की नई डिजिटल करेंसी होगी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रिटेन। और आखिरकार आपने कहीं पढ़ा होगा कि जिस तरह बिटकॉइन है, बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है। तो डिजिटल करेंसी क्या होती है? इसका कोई फिजिकल स्वरूप ही नहीं होता। डिजिटल करेंसी के स्वरूप में नोट भी नहीं मिलते और डिजिटल कॉइन भी नहीं मिलते, यानी कि फिजिकल स्वरूप कोई नहीं होता। सिर्फ आपके मोबाइल में ही यह डिजिटल करेंसी होती है जिस तरह बिटकॉइन है। तो हाल ही में ब्रिटेन ने तय किया है कि वो बिटकॉइन नामक एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है। तो क्या बात सामने आई है? देखो, ब्रिटिश प्राधिकारियों ने एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, क्या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है। इस नई डिजिटल मुद्रा को बिटकॉइन नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? बिटकॉइन नाम दिया गया है। और यह क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ फ्यूचर प्रूफिंग पाउंड स्टर्लिंग। तो पाउंड स्टर्लिंग क्या है? यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की यह करेंसी है। तो पाउंड स्टर्लिंग की दिशा में एक सार्थक कदम है जो भुगतान प्रणाली में सुधार करता है। और इमेज में आप पढ़िए, बिटकॉइन सिस्टम लाने जा रहा है यह ब्रिटेन देश यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो देखो, कोरोना महामारी में आंशिक रूप से देश में नकद भुगतान में गिरावट के कारण बैंक ऑफ इंग्लैंड और ट्रेजरी ने
डिजिटल करेंसी बनाने की घोषणा की है। तो इसी तरह यह डिजिटल करेंसी आखिरकार इस पर किसकी सत्ता होगी, किसके हाथ में होगी इसकी कमान? तो देखो, ब्रिटेन की डिजिटल करेंसी पारित होने पर यह अन्य करेंसी से भिन्न होगी, क्योंकि यह राज्य अधिकारियों द्वारा जारी की जाएगी। किसके द्वारा जारी की जाएगी? राज्य अधिकारियों के द्वारा। और वर्तमान में केवल 2 देशों के पास इसी तरह की डिजिटल करेंसी है। एक है बहामास, तो वर्तमान में केवल बहामास के पास ऐसी मुद्रा है। हालांकि चीन कई शहरों में इसका परीक्षण कर रहा है। तो चीन ने दोस्तों प्रायोगिक तौर पर कुछ शहरों में डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, और यदि यह मॉडल जो सक्सेस हो जाता है तो वो पूरे देश में यह अप्लाई करेगा। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस देश की एक पनडुब्बी बाली द्वीप के करीब लापता हो गई? समुद्र में लापता हो गई है और तकरीबन 53 लोग इस पनडुब्बी में थे, और हाल ही में यह पनडुब्बी समुद्र में लापता हो गई है। कहां पर? बाली द्वीप के करीब। और यह हादसा हुआ है इंडोनेशिया देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की यह पनडुब्बी जब समुद्र में लापता हो गई है, तो देखो, इंडोनेशिया सेना की एक पनडुब्बी बाली द्वीप के करीब लापता हो गई। और लापता हुई पनडुब्बी में कितने लोग सवार थे? 53 लोग सवार थे। और इंडोनेशिया नौसेना प्रमुख का नाम क्या है? तो याद रखो, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, हादी जहजंतो। क्या? हादी जहजंतो वो इंडोनेशिया नौसेना के प्रमुख है, और उन्होंने यह बात मीडिया के सामने कही है। और लापता हुई पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इमेज में आप देख सकते हैं, क्या नाम है? 404, यानी कि पूरा नाम है KRI नानगल्ला 402। तो यह नामक पनडुब्बी हाल ही में बाली द्वीप के करीब लापता हो गई है। और यह पनडुब्बी एक प्रशिक्षण अभियान में हिस्सा ले रही थी, तब वह लापता हो गई। यानी कि एक प्रशिक्षण अभियान शुरू किया गया था इंडोनेशिया की नौसेना की ओर से, और तब यह पनडुब्बी लापता हो गई। और पनडुब्बी की तलाश करने के लिए सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगी है, जिनके पास पनडुब्बी सहायता वाहन है। यानी कि पनडुब्बी सहायता वाहन 2 देशों के पास है, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के पास। और इसीलिए हाल ही में इंडोनेशिया देश ने यह 2 देशों के पास सहायता भी मांगी है। और जर्मनी में बनी यह पनडुब्बी कितने साल पुरानी है? 1980 के दशक में सेवा में थी। यानी कि 1980 से अब तक 2020 तक तकरीबन 40 सालों से यह पनडुब्बी सेवा में थी। और इंडोनेशियाई नौसेना के बेड़े में अभी 5 पनडुब्बी है, और इसकी 2024 तक इनकी संख्या बढ़ाकर 8 करने की योजना भी बना रहा है इंडोनेशिया देश। और बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कुछ सप्ताह पहले ही करंट अफेयर में था कि हाल ही में किस देश में भूस्खलन और भीषण बाढ़ आने से 41 लोगों की मौत हो गई? तो यह भी हादसा हुआ था इंडोनेशिया देश में। इंडोनेशिया देश में लैंडस्केप और फ्लड के कारण 41 लोगों की मौत हो गई थी। और तब भी मैंने आपको इंडोनेशिया देश के बारे में बताया था कि इंडोनेशिया की कैपिटल का नाम क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। इमेज में आप देख सकते हैं। और इंडोनेशिया देश की बात करें तो इमेज में आप देख सकते हैं रेड कलर में बहुत से द्वीपों में बटा हुआ यह देश इंडोनेशिया। और यह दुनिया का 4था सबसे अधिक आबादी वाला और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया। और वहां इंडोनेशिया से जुड़ा हुआ एक फैक्ट भी याद रख लीजिए कि हजर देवांतर, क्या की हजर देवांतर पहला विदेशी था जिसने अपने राष्ट्र के लिए इंडोनेशिया नाम का प्रयोग किया था। तो यह नाम आपको याद रख लेना है कि की हजर देवांतर पहला देशी था जिसने अपने राष्ट्र के लिए इंडोनेशिया नाम का प्रयोग किया था। चौथा क्वेश्चन, आईटीबीपी द्वारा वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट यानी कि WSAI की स्थापना कहां की गई? हाल ही में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के द्वारा वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना
की गई है उत्तराखंड के टिहरी बांध में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड के टिहरी बांध में यह WSAI की स्थापना की गई। तो इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर भी मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के टिहरी बांध में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस द्वारा वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट, क्या वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। लेकिन इस संस्थान का उद्घाटन किसने किया, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इस संस्थान का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, इमेज में आप देख सकते हैं, और उनके साथ हमारे केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू, दोनों ने संयुक्त रूप से इस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। तो इनसे जुड़ा हुआ एक और भी क्वेश्चन बन सकता है कि वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट को कौन चलाएगा। औली में स्थित ITBP का पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान इस इंस्टीट्यूट को चलाएगा। और इस इंस्टीट्यूट में कौन कौन सी फैसिलिटीज होगी, तो इस संस्थान में कयाकिंग, रोइंग, कैनोइंग, वाटर स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, पैरासीलिंग, स्कूबा ड्राइविंग, पैडल बोटिंग, स्पीड बोटिंग, पतंग सर्फिंग, जेट स्कीइंग आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और जब इसका संचालन करने जा रहा है ITBP, तो ITBP की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1962 को ITBP की स्थापना हुई। और ITBP का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, भारत के न्यू दिल्ली में। और ITBP के वर्तमान डीजी कौन है, SS देशवाल, इमेज में आप देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया। प्रतिवर्ष वर्ल्ड बुक डे एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है 23 अप्रैल को, यानी कि आज ही 23 अप्रैल को यह महत्वपूर्ण दिवस, कौन सा दिवस, विश्व पुस्तक दिवस। और विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस आज ही मनाया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है 23 अप्रैल। इमेज में आप देखिए, क्योंकि मैं इमेज के जरिए आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। तो 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जा रहा है। तो विश्व पुस्तक दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, लोगों और किताबों के बीच बढ़ती दूरी को कम करना। और विश्व पुस्तक दिवस का आयोजन कौन करता है, यूनेस्को द्वारा किया जाता है, यूनेस्को। तो यूनेस्को का पूर्ण स्वरूप क्या होता है, आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आज लिखिए। और पहली बार पुस्तक दिवस कब मनाया गया था, पहली बार यह वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया गया था 23 अप्रैल 1995 को। और यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी किसको घोषित किया गया है, यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है एथेंस को। किसको, एथेंस को। और एथेंस विश्व पुस्तक राजधानी घोषित हुआ जाने वाला 18वां शहर है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में श्री शंख घोष का निधन हो गया, वे कौन थे। इमेज के जरिए ही आप आसानी से पहचान सकते हैं कि श्री शंख घोष एक जाने माने साहित्यकार थे जिसका हाल ही में निधन हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्री शंख घोष, यानी कि एक जाने माने साहित्यकार थे जिसका हाल ही में 89 साल की आयु में निधन हो गया है। तो देखो, सुविख्यात बांग्ला कवि, आलोचक, शिक्षाविद और पद्म भूषण सम्मानित शंख घोष का 21 अप्रैल को देहावसान हो गया। 89 वर्ष के शंख घोष कुछ समय से अस्वस्थ थे और 14 अप्रैल को वह जीवन घाती यानी कि कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे और उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी। और हाल ही में दोस्तों 21 अप्रैल को हमने एक बांग्ला कवि, आलोचक, शिक्षाविद एवं पद्म भूषण ऐसे साहित्यकार शंख घोष को खो दिया है। और शंख घोष की बात करें तो 1932 में चांदपुर, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है यह चांदपुर, तो चांदपुर के मनिंद्र कुमार घोष के घर जन्मे चित्तोप्रियो घोष ने अपना नाम शंख घोष रखा था। तो यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि शंख घोष का मूल नाम क्या था, चित्तोप्रियो घोष, क्या, चित्तोप्रियो घोष। और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी यह शंख घोष को सम्मानित किया था, लेकिन किस सम्मान से,
साहित्य जगत का एक सम्मान है, बहुत बड़ा सम्मान, जिसको हम कह सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो शंख घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रतिष्ठित बांग्ला कवि व साहित्यकार शंख घोष को 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया था। तो आपको याद रख लेना है कि 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? शंख घोष को। और पुरस्कार के रूप में क्या प्रदान किया जाता है? वाग्देवी की प्रतिमा, 11 लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत। 7वां क्वेश्चन, निम्न में से किस बंदरगाह पर लगभग 2000 करोड़ रुपए के मूल्य की 300 किलोग्राम से ज्यादा कोकीन जब्त की गई? एक बहुत ही बुरी खबर कह सकते हैं, क्योंकि 2000 करोड़ रुपए के मूल्य की 300 किलोग्राम से ज्यादा कोकीन जब्त की गई, और वो भी एक ईंट के स्वरूप में। यानी कि यह बंदरगाह का नाम है तुतीकोरिन। क्या? तुतीकोरिन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, तुतीकोरिन। तो मामला क्या सामने आया है, देखिए। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि DRI के अधिकारियों ने तुतीकोरिन बंदरगाह पहुंचे एक मालवाहक जहाज से 2 करोड़ रुपए के मूल्य का 300 किलोग्राम से अधिक कोकीन जब्त की है। यानी कि 300 किलोग्राम से अधिक इसी तरह का मादक पदार्थ जब प्राप्त हुआ है, तो एक हमारे भारत देश के युवा जगत के लिए यह बहुत ही बुरा समाचार हो सकता है, क्योंकि हमारे युवा धन को इसी तरह की कोकीन की लत हमारे देश को बर्बाद कर सकती है। सही बात है ना दोस्तों? तो यहां जब तुतीकोरिन बंदरगाह पर इसी तरह के मादक पदार्थ पाए गए हैं, तो तुतीकोरिन बंदरगाह से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन की बात करें। तुतीकोरिन बंदरगाह कहां पर है? तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी छोर पर। और तुतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है? नया नाम है वीओ चिदंबरनार बंदरगाह। नाम एक बार फिर से पढ़िए, वीओ चिदंबरनार बंदरगाह तुतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम है। और भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है ना। तो भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है लोथल, वो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, यानी कि अहमदाबाद के धौलका के नजदीक। ओके, 8वां क्वेश्चन, हाल ही में चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी कौन बनी? एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी बन गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। तो देखो, झारखंड मुक्ति मोर्चा पहली पार्टी है जिसने उस निकाय का नाम घोषित किया है जिसने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से इसे दान किया था। और दान कितना किया था? 1 करोड़ रुपए का। तो पार्टी की 2019-20 योगदान रिपोर्ट में 1 करोड़ रुपए के दान की घोषणा की गई थी। और यह दान किसने दिया था? हिंडाल्को ने। तो झारखंड में सत्तारूढ़ दल की योगदान रिपोर्ट के अनुसार दान एल्यूमिनियम और तांबा निर्माण कंपनी जिसका नाम है हिंडाल्को, क्या? हिंडाल्को द्वारा 1 करोड़ रुपए का दान दिया गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को। और यहां जब जिक्र किया गया है झारखंड राज्य का, तो झारखंड की कैपिटल का नाम क्या है? रांची। और संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में प्रदेश एक अग्रणी राज्य माना जाता है। और बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर यह झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया था। और झारखंड की वर्तमान राज्यपाल कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। और झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। तो यहां झारखंड की बात आई ना, तो आप मैप में देखिए, यह है झारखंड। यहां बिहार के पश्चिमी हिस्से को काटकर, यहां दक्षिणी हिस्से को काटकर झारखंड का गठन किया गया। और झारखंड का अर्थ क्या होता है? जंगल झाड़ वाला क्षेत्र। और झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। और कृषि से संबंधित गतिविधियां यह झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। 9वां क्वेश्चन, माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? माउंट अन्नपूर्णा, यह माउंट अन्नपूर्णा पर्वत किस देश में स्थित है? नेपाल देश में।
तो माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है प्रियंका मोहिते। क्या? ऑप्शन ए प्रियंका मोहिते वो माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रियंका मोहिते। इमेज में आप देखना चाहेंगे तो यहां पर इमेज में देखिए क्या लिखा है, अन्नपूर्णा चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी प्रियंका मोहिते। पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली प्रियंका मोहिते ने विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम है माउंट अन्नपूर्णा और माउंट अन्नपूर्णा पर फतह हासिल की है, जो यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई है। तो यहां से एक और भी सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में सुर्खियों में रही प्रियंका मोहिते कौन है? वो एक भारत देश की महिला पर्वतारोही है। ओके, और फिर से इमेज में देखिए, यह है हमारी प्रियंका जी। तो माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित हिमालय का एक पुंजक है जिसमें 8000 मीटर से अधिक ऊंची चोटी शामिल है और इसे चढ़ाई करने के लिए सबसे कठिन पहाड़ों में से एक माना जाता है और हाल ही में फतह कर ली है हमारी प्रियंका मोहिते ने। ओके, कांग्रेचुलेशन। 10वां क्वेश्चन, ध्रुव नामक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर किसने डिजाइन और विकसित किया है? हाल ही में सुर्खियों में रहा है यह एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर जिसका नाम रखा गया है ध्रुव। तो इसको डिजाइन और विकसित किसने किया है? HAL ने, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस ध्रुव नामक हेलीकॉप्टर को डिजाइन और विकसित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है HAL। लेकिन यह हेलीकॉप्टर सुर्खियों में क्यों रहा? तो देखो, हाल ही में भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन INAS 323 स्वदेशी निर्मित ALH यानी कि एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव MK3 विमान की पहली इकाई भारतीय नौसेना में कमीशन की गई है। जी हां, इसी तरह के एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर की पहली इकाई भारतीय नौसेना में कमीशन की गई और इसीलिए यह लाइट हेलीकॉप्टर सुर्खियों में रहा है। तो देखो, स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, इसे हम शॉर्ट में ALH ध्रुव 5.5 टन भार वर्ग में एक ट्विन इंजन मल्टी रोल मल्टी मिशन वाला नई पीढ़ी का हेलीकॉप्टर है। तो इसकी कुछ खास बात है कि एक ट्विन इंजन भी लगा है, मल्टी रोल मल्टी मिशन वाला नई पीढ़ी का यह हेलीकॉप्टर है, इमेज में आप देख सकते हैं। और यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL द्वारा निर्मित शक्ति इंजन के साथ निर्मित एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो हाल ही में कमीशन किया गया है। और यहां जिक्र किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है जिसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? भारत के बेंगलुरु में। और यह रक्षा मंत्रालय के प्रबंधन के तहत शासित है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने वर्ष 1984 में, कब? 1984 में एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर प्रोग्राम की संकल्पना की थी और हाल ही में इसको नौसेना में शामिल किया गया है। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना किसने शुरू की? जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है आंध्र प्रदेश सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश सरकार। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को इमेज में आप देख सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। तो दोस्तों, हमें यहां यह भी पता होना चाहिए कि जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना आखिरकार किसके लिए लॉन्च की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है जो अपने वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं है, यानी कि ऐसे लोगों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। और हमेशा अपनी नई योजनाओं के कारण YS जगनमोहन रेड्डी सुर्खियों में रहते हैं। तो आप पहले तो मैप में देखें,
कि यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की वर्तमान कैपिटल का नाम है अमरावती। 3 कैपिटल के कारण भी आंध्र प्रदेश हमेशा सुर्खियों में रहता है और भाषा के तौर पर अलग होने वाला भारत देश का पहला राज्य भी बना था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन, इमेज में आप देख सकते हैं। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसा कि मैंने बताया YSR जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु का नाम क्या है? काला हिरण, इमेज में देख सकते हैं। और आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी का नाम है रामाचिलुका, जो एक तोता है, वो भी इमेज में आप देख सकते हैं। अच्छा, 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस राज्य में मिजोरम के ब्रू शरणार्थियों को बसाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है? दोस्तों, पिछले साल एक समझौता हुआ था मिजोरम राज्य, त्रिपुरा राज्य और केंद्र सरकार के बीच, और यह समझौता था ब्रू शरणार्थियों को बसाने का। और हाल ही में यह मिजोरम के ब्रू शरणार्थियों को बसाने की प्रक्रिया त्रिपुरा राज्य में शुरू कर दी गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है त्रिपुरा। इमेज में आप देख सकते हैं, यहां पर यह है त्रिपुरा, और त्रिपुरा में यहां पर ब्रू शरणार्थियों को बसाया जाएगा। तो ब्रू शरणार्थियों को बसाने की प्रक्रिया जनवरी 2020 में नई दिल्ली में हस्ताक्षरित एक चतुर्पक्षीय समझौते के अनुसार है। और तब भी दोस्तों मैंने यह क्वेश्चन बताया था, ओके। और इस चतुर्पक्षीय समझौते पर जनवरी 2020 में केंद्र सरकार, मिजोरम और त्रिपुरा की सरकारों तथा ब्रू संगठनों के नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। और जब ब्रू शरणार्थियों को बसाया जा रहा है त्रिपुरा में, तो त्रिपुरा राज्य का गठन कब हुआ? 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा का गठन हुआ। त्रिपुरा की कैपिटल का नाम है अगरतला। त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। और त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देव, इमेज में आप देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन, सिडबी के CMD के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया? सिडबी के CMD के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है शिव सुब्रमण्यम रमन ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, शिव सुब्रमण्यम रमन, वो बन गए हैं सिडबी के CMD। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिव सुब्रमण्यम रमन, इमेज में आप देख सकते हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी मैंने आपको तकरीबन 10 दिन पहले बताया था। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी ने घोषणा की कि शिव सुब्रमण्यम रमन ने बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। और यह नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए है। कितने साल की अवधि के लिए? 3 साल की अवधि के लिए। और इस नियुक्ति से पहले शिव सुब्रमण्यम रमन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के MD और CEO के रूप में सेवारत थे। और यहां हम सिडबी की बात करते हैं तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? लखनऊ में। सिडबी की स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 1990 को। और सिडबी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? पुनर्वित्त सुविधाएं और उद्योगों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करने हेतु सिडबी की स्थापना की गई है। 14वां क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 जारी किया गया है और यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत 180 देशों की सूची में 142वें स्थान पर रहा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 142वें स्थान पर रहा है। पिछले साल 2020 में भी इस इंडेक्स में भारत 142वें स्थान पर ही था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 142। तो 20 अप्रैल 2021 को जारी नवीनतम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में 180 देशों में भारत 142वें स्थान पर रहा। इस इमेज को पढ़िए, इंडिया रैंक्स 142 इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। यानी कि भारत 2020 में भी 142वें स्थान पर था, 2021 में भी यह स्थान बरकरार रहा है। लेकिन इस इंडेक्स में टॉपर कौन रहा है? नॉर्वे। और नॉर्वे ने 5वें वर्ष के लिए अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। यानी कि पिछले 5 सालों से
इस इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर है और इसके बाद दूसरे स्थान पर कौन रहा है? फिनलैंड। तीसरे स्थान पर रहा है डेनमार्क। तो यह फैक्ट भी हमें याद रख लेना है कि नॉर्वे पहले स्थान पर, फिनलैंड दूसरे स्थान पर और डेनमार्क तीसरे स्थान पर। और इरिट्रिया सूचकांक के सबसे निचले स्थान यानी कि इरिट्रिया इस इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर है। कौन से स्थान पर? 180वें स्थान पर। और यह सूचकांक 180 देशों और क्षेत्रों में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता है। तो यह इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा यह प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है। ओके, 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्लास्टिक कचरे को महासागरों में प्रवेश से रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? प्लास्टिक कचरे को महासागर में प्रवेश से रोकने के लिए भारत देश ने जर्मनी देश के साथ समझौता किया। यानी कि आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। आपने भी सोचा था ना कि जर्मनी आंसर आएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो देखो, भारत और जर्मनी सरकार ने नई दिल्ली में एक वर्चुअल समारोह में प्लास्टिक को समुद्री वातावरण में प्रवेश करने से रोकने के अभ्यासों को बढ़ाने में तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और सिटीज कॉम्बेटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट नामक परियोजना को 3.5 साल की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। और जब यह समझौता किया है हमने जर्मनी देश के साथ, तो यहां मैप में देखिए यूरोपियन कंट्री है यह जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल का नाम क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी है यूरो, क्योंकि यूरो जोन का यह कंट्री है। और जर्मनी की चांसलर कौन है? अंजेला मर्केल। इमेज में आप देख सकते हैं। और अंजेला मर्केल की बात करें तो फोर्ब्स द्वारा विश्व के सबसे प्रभावशाली लोगों की वर्ष 2014 की सूची में अंजेला मर्केल को महिलाओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। यानी कि विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में एक बार टॉप पर रह चुकी है अंजेला मर्केल, और वो है जर्मनी की चांसलर। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वेदांत की विशिष्टता द्वैत धारा के मुख्य उद्घोषक कौन थे? वेदांत की विशिष्टता द्वैत धारा के मुख्य उद्घोषक थे रामानुजाचार्य। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था रामानुजाचार्य। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है भरत कुमार ईश्वर भाई पटेल, उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है रामानुजाचार्य। राठौड़ किशन, राधे श्याम सोलंकी, दिव्या पटेल, कुंवारिया प्रियंका, पिनाकिन चौधरी, इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। उनके साथ साथ चिंतन वनजारा, जितेंद्र चौधरी, पटेल उर्वशी, प्रियतम कुमार, चावड़ा प्रदीप, मानसी प्रजापति, सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड निम्न में से किस राज्य का राज्य पक्षी है? 4 स्टेट के नाम आपकी स्क्रीन पर, सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वाकई में वीडियो आपको अच्छा लगा है, हमारा यह नया तरीका अच्छा लगा है। कोविड-19 के चलते दोस्तों इसी तरह आपको करंट अफेयर मिलने वाला है, और हमारा यह प्रयास आपको वाकई में अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ इसी पैटर्न में कल। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।